नमस्कार। जैसा कि हमें पता है कि 18 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के किसानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया और साथ ही साथ कृषि कानून 2020 को स्ट्रांगली डिफेंड भी किया। इससे पहले 8 दिसंबर 2020 में कुछ किसान संगठनों ने इन कानूनों के विरोध में देशव्यापी बंद का आह्वान किया। लगभग 8 राज्यों की राज्य सरकारों ने इस बंद को समर्थन दिया। जहां एक और कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल ने इसे एंटी फार्मर एक्ट कहा, वहीं अखिलेश यादव का कहना है कि सरकार किसानों को बर्बाद कर देगी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से उनकी जमीनें छीन ली जाएंगी। उसी प्रकार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी इस कृषि कानूनों का खुलकर विरोध कर रहे हैं। हमारा मानना है कि भारतीय किसान सक्षम है, समर्थ है तथा अपना भला और बुरा स्वयं समझता है। हमारे किसानों और उनके संगठनों को सरकार से सीधी बातचीत करनी चाहिए, अन्यथा विरोधी दल इस किसान आंदोलन की दशा और दिशा दोनों में अपनी रोटी सेकेंगे। एक अन्य समस्या ये भी है कि अधिकांश किसानों को इस कानूनों के विषय में पता नहीं है और विपक्षी दल तथा विशेष थिंक टैंक इसके बारे में अफवाहों को बढ़ावा दे रहे हैं। चलिए आए खत्म करें कृषि कानूनों से जुड़े हुए कुछ मिथ या भ्रम को और समझे इन कानूनों को और बेहतर तरीके से। नमस्कार, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आराध्या द गेटवे ऑफ नॉलेज। इन कानूनों पर हम ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुके हैं जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए इस वीडियो में इन कानूनों से जुड़े मिथ और रियलिटीज पर बात करते हैं। सबसे पहला मिथ ये है कि इन कृषि कानूनों से एग्री मार्केट में प्रोडक्ट्स के खरीद फरोख्त को लेकर कंपटीशन बढ़ेगा, जो कि किसानों के हित में नहीं होगा। जबकि रियलिटी ये है कि इन कानूनों का उद्देश्य एग्रीकल्चर मार्केट को लिबरलाइज करना है। मार्केट लिबरलाइज होने से कंपटीशन बढ़ेगा, मार्केट में ज्यादा प्लेयर्स होंगे और किसानों को ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे, जिसके कारण अपने प्रोडक्ट की बेहतर कीमत किसान ले सकेंगे। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के चेयरमैन अशोक गुलाटी जी ने भी बिजनेस इंसाइडर को दिए अपने एक इंटरव्यू में इस बात की पुष्टि की है। एक्चुअली यहाँ ये समझ लेना जरूरी है कि मार्केट लिबरलाइजेशन से एग्रीकल्चर सेक्टर पर राज्यों का कंट्रोल कम हो सकता है, इसीलिए राज्य इस कानून का विरोध कर रहे हैं। दूसरा मिथ या भ्रम यह है कि इन कृषि कानूनों से एपीएमसी मंडी सिस्टम को खतरा है। इस भ्रम को विपक्ष ने खूब हवा दी और इसलिए इस भ्रम को क्लियर करना बहुत जरूरी है। पर सबसे पहले आइए समझते हैं एपीएमसी क्या है। एपीएमसी, जिसको बाजार समिति भी कहते हैं, राज्य सरकार द्वारा गठित एक संवैधानिक बाजार समिति है जो कि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट के व्यापार से संबंधित नियम बनाती है। यहाँ यह समझ लेना बहुत जरूरी है कि फार्म एक्ट्स में किसी भी प्रकार के एपीएमसी मंडी को खत्म करने का कोई भी जिक्र नहीं है, बल्कि यह किसानों को एक अल्टरनेटिव ट्रेडिंग चैनल प्रोवाइड करता है, जिसके माध्यम से किसान यदि चाहें तो पहले की भांति मंडी में अपना प्रोडक्ट बेचें या मंडी से बाहर। इस प्रकार से मंडी पहले भी थी और आगे भी रहेंगी। तीसरा और सबसे बड़ा भ्रम जिसने पूरे फार्मर्स प्रोटेस्ट को हवा दी, वो ये है कि इन कानूनों से धीरे धीरे मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा और साथ ही खत्म हो जाएगा एमएसपी। मगर रियलिटी ये है कि मंडी सिस्टम के साथ साथ एमएसपी भी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि इन कानूनों में एमएसपी को खत्म करने का कोई प्रावधान नहीं है। 18 दिसंबर को एमपी के किसानों को संबोधित करते हुए हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि एमएस स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करते हुए बीजेपी सरकार ने एमएसपी को बढ़ाया है। कृषि कानूनों का समर्थन करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि यदि सरकार को एमएसपी खत्म करना होता तो सरकार स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को क्यों लागू करती, जिसको कि कांग्रेस ने ठंडे बस्ते में डाल रखा था। एक अन्य मिथ यह भी है कि केवल मंडी के अंदर ही किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी मिलता है। आइए सच्चाई को छोटे से उदाहरण से समझ लेते हैं। जहां एक और एपीएमसी मंडी के अंतर्गत हरियाणा और पंजाब में सरकार किसानों से लगभग सारा प्रोड्यूस एमएसपी पर खरीद लेती है, तो वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में मंडी के अंदर भी किसान एमएसपी से कम दाम पर प्रोड्यूस को बेच देते हैं। इसलिए यह कहना बिल्कुल सही नहीं है कि एपीएमसी मंडी के अंदर ही एमएसपी मिलता है। एक अफवाह इस बात को भी लेकर उड़ाई जा रही है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से किसानों से उनकी जमीनें छीन ली जाएंगी। यहां पर यह समझना जरूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जिक्र फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट के अंतर्गत किया गया है। इसमें एग्रीमेंट फसल या उत्पाद को लेकर है, न कि जमीन को।
इस प्रकार यह कानून किसी भी प्रकार से जमीन की खरीद फरोख्त को प्रमोट नहीं करता है, न ही इस प्रकार का इसमें कोई प्रोविजन है। एक अफवाह यह भी है कि इन कानूनों से मंडी सिस्टम नेगेटिवली इफेक्ट होगा और साथ ही साथ ई नैम का भविष्य भी खतरे में आ जाएगा। सबसे पहले तो आइए जानते हैं कि इन कानूनों से मंडी सिस्टम को कोई खतरा नहीं है। दूसरा, आज भारत ही नहीं पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस मैकेनिज्म अडॉप्ट किए जा रहे हैं। ऐसे में एपीएमसी एमएसपी के साथ साथ ई नैम सिस्टम भी कंटिन्यू रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर एक बड़ा मिथ ये भी है कि इसमें बड़ी कंपनीज के मुकाबले किसान वीक प्लेयर होंगे। ऐसा भी हो सकता है किसी दबाव में आकर किसान अच्छा मूल्य नेगोशिएट ना कर पाए। पर सच्चाई ये है कि ये कानून किसानों को एक एडिशनल ऑप्शन देता है। वे चाहें तो मंडी से बाहर अपनी स्वतंत्रता के अनुसार बड़ी कंपनीज के साथ अपनी चॉइस के मुताबिक सेल प्राइस फिक्स कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात 3 दिन के अंदर उनको उनका भुगतान भी मिल जाएगा। आलोचकों का यह भी कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में स्मॉल और मार्जिनलाइज फार्मर्स को नुकसान होगा क्योंकि बड़ी कंपनीज शायद उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने में इच्छुक ना हो। इस डाउट को इस प्रकार क्लियर किया जा सकता है कि इस कानून के माध्यम से करीब 10,000 फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जाएंगे, जिनके अंतर्गत स्मॉल और मार्जिनलाइज फार्मर्स को एक साथ लाकर खड़ा किया जाएगा, जिसकी वजह से वे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का हिस्सा बन सकेंगे। एक मिथ ये भी है, जैसा कि क्रिटिक्स का भी कहना है, कि फार्मर्स की अपेक्षा बड़ी कंपनीज को डिस्प्यूट की स्थिति में ज्यादा फायदा हो सकता है। यहां पर हम ये कहना चाहेंगे कि इस कानून के अंतर्गत डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म का निर्माण किया गया है, जो कि इम्पार्शियल है और पूरी तरह निष्पक्ष तौर पर काम करेगा। एक मिथ या भ्रम एनएसएसओ के आंकड़ों को लेकर भी है, जहां कहा गया है कि 94% एग्रीकल्चर ट्रेड अभी भी एपीएमसी के बाहर ही होता था। इस तरह यह कानून एक ऑलरेडी अनरेगुलेटेड मार्केट को अनरेगुलेट करने की बात कर रहा है, जबकि रियलिटी ये है कि पहली बार कृषि को लीगल तरीके से लिबरलाइज करने की कोशिश की गई है। इस कानून के अंतर्गत अनरेगुलेटेड मार्केट होने से किसान अब मार्केट के सभी ऑप्शंस का लीगल एंटाइटी बन जाएगा, जिसका लाभ किसान को निष्पक्ष तौर पर मिलेगा। आइए अब इन कृषि कानूनों और प्रेजेंट सिचुएशंस पर कुछ डिस्कशन करते हैं। आज जहां एक और कुछ किसान संगठन इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं, वहीं पिछले कुछ दिनों से कुछ किसान संगठन इन कानूनों के समर्थन में भी आ गए। विपक्षी दल लगातार सरकार को इस मुद्दे पर घेरने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि केंद्र की इस आंदोलन को खत्म करने की प्लानिंग थी। उन पर दबाव बनाया गया कि दिल्ली के स्टेडियम्स को जेलों की तरह बदल दिया जाए और इन किसानों को उसमें डाल दिया जाए। 17 दिसंबर 2020 को केजरीवाल जी ने विधानसभा में इन कानूनों की प्रति को फाड़ा और अपना विरोध दर्ज किया। यहां पर गौरतलब है कि दिल्ली गवर्नमेंट इन 3 कानूनों में से एक को नोटिफाई कर चुकी थी, जिसको बाद में डीनोटिफाई किया गया। एक ऐसा राज्य जिसकी सीमाएं चारों ओर से आंदोलन के माध्यम से बंद हों, जहां पर कोरोना का संकट मंडरा रहा हो, ऐसे चीफ मिनिस्टर के माध्यम से इस प्रकार के भड़काऊ भाषण आना या तो किसानों के प्रति उनकी अत्यंत संवेदनशीलता को दिखाता है या फिर उनकी दूरदर्शिता, जो कि आने वाले पंजाब इलेक्शन से जुड़ी है। जहां एक तरफ एमएसपी के इशू पर कांग्रेस ने इन कानूनों को काला कानून कहा, वहीं पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह ने इन कानूनों के विरुद्ध केंद्र सरकार को कोर्ट तक ले जाने की धमकी दे डाली। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने भी इन कानूनों का खुला विरोध किया। इन कृषि कानूनों के आने के 3 महीने बाद अब विपक्षी दलों द्वारा जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि यह पूरी तरह एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है और इस कानून का राजनीतिकरण हो रहा है। एक्चुअली पंजाब और हरियाणा जहां सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट देखा गया, वहां सरकार को मंडी टैक्स खत्म होने से डर है, जो कि उनकी रेवेन्यू का मुख्य स्रोत है। साथ ही साथ राज्य में मंडी कमीशन एजेंट्स, जिनको कि एहतियाज के नाम से भी जाना जाता है, अपने ट्रेडिशनल बिजनेस के खत्म होने से परेशान है और इसीलिए ये सब इसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, जो कि इन कृषि कानूनों को किसानों के लिए एक डेथ वारंट मानती है, आइए नजर डालते हैं उसके इलेक्शन मैनिफेस्टो पर। अगर कांग्रेस पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो के पॉइंट 11 और 12 पर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि ये खुद एपीएमसी को रिपील करने की बात करते हैं और साथ ही साथ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के रिस्ट्रिक्शन फ्री एक्सपोर्ट और इंटरस्टेट ट्रेड की भी बात करते हैं। एक सच्चाई ये भी है कि 2010-11 की यूपीए सरकार में तत्कालिक कृषि मंत्री ने एपीएमसी मंडियों में सुधार को लेकर राज्य सरकारों को पत्र लिखा। उस समय इस कोalition में वे राजनीतिक दल भी शामिल थे जो आज इस कानून का विरोध कर रहे हैं। इस प्रकार आज कांग्रेस का इन कानूनों का विरोध करना उसके दोगलेपन को दर्शाता है। इसके विपरीत बीजेपी गवर्नमेंट ने कभी भी इस कानूनों को खत्म करने की बात नहीं की। किसी भी कानून को बनाने की एक निश्चित संवैधानिक प्रक्रिया होती है, जिसका पालन इन कानूनों के निर्माण में भी किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 18 दिसंबर को अपनी अभिभाषण में इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि यह कानून रातों रात नहीं बने हैं, बल्कि राज्य सरकारों से परामर्श के बाद संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार बने।
उन्होंने तो इन कृषि कानूनों का क्रेडिट तक विपक्षी दलों को दे डाला। उनका मानना है कि ये सुधार विपक्षी दलों की सोच की ही उपज हैं, परंतु उनमें इन्हें लागू करने की इच्छा शक्ति का अभाव था। आज आवश्यकता है विवाद की जगह संवाद की, विरोध की जगह संवाद की। जहां एक और अधिकांश विपक्षी दल मात्र राजनीति करने में संलग्न हैं, वहीं केंद्र सरकार ने किसानों से डायरेक्ट संवाद हेतु किसान सम्मेलन करना प्रारंभ कर दिया है। इसके साथ साथ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी ने 17 दिसंबर को किसानों के लिए एक खुला पत्र जारी किया, जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं। इसका टाइटल है किसान भाइयों और बहनों के नाम एक पत्र। ताकि ये संवाद जारी रहे। जैसा कि गुरु नानक देव जी को याद करते हुए मोदी जी ने भी अपने अभिभाषण में कहा है कि जब लग दुनिया रहिए नानक, किछु कहिए किछु सुनिए। अर्थात जब तक दुनिया है संवाद चलते रहना चाहिए और इस सकारात्मक संवाद से ही उत्तम निष्कर्ष प्राप्त होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। If you want us to keep making such informative videos, please like, share and subscribe our channel. Aradhya, the gateway of knowledge. Till then, goodbye, take care and stay safe.